तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन धुवन और मैं फ़िलहाल एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ और आज हमारे साथ हैं कोमल। अब कोमल के बारे में आपको थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ दोस्तों। शी हैज़ वर्क्ड इन एम्स। एम्स नॉर्सेट पहले क्लियर किया, फिर एम्स में जॉब की और आज वो कनाडा में एज़ अ आरएन जॉब कर रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उनसे। पहले तो कोमल बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक आपका टाइम निकालने के लिए। आई एम प्रीटी श्योर बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है और इस टाइम इनके बीच में टाइम निकालना। और अब बता दूं भाई, जो देख रहे हैं हमारा टाइम डिफरेंस भी काफी है। इनके पास अभी शाम के 6 बजे, मेरे पास सुबह के 8:30 बजे हुए हैं। यू। बट आज बात करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही। एम्स से शिफ्ट करना, मैं सिर्फ बताऊं तो कनाडा बहुत बहुत ही बड़ा डिसीजन है कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहे हो आप। तो कोमल, आप शुरू में कुछ अपने बारे में बताना चाहोगे? आपका बैकग्राउंड कहाँ कहाँ से है? आप इंडिया में प्रॉपर कहाँ से, और नर्सिंग में कैसे आना हुआ सबसे पहले तो? ओके, हाय एवरीवन। तो मैं हरियाणा सोनीपत से बिलोंग करती हूँ और क्योंकि मैं नर्सिंग करने का डिसीजन मेरा खुद का नहीं था, मेरे पेरेंट्स का था, क्योंकि मेरी मदर जो है वो खुद एक नर्स थी। तो हैं, तो उन्हें पता है कि नर्सिंग में क्या स्कोप, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती हैं। तो उनके धक्के देने की वजह से मैंने नर्सिंग कर ली। और नर्सिंग में जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरा मेडिकल फील्ड में थोड़ा-सा इंटरेस्ट बनने लगा कि हुँ, मुझे यही चीज़ चाहिए थी, मैं यही चीज़ पढ़ना चाहती थी। और फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैंने अपना नॉर्सेट क्लियर किया। जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई, वैसे ही मेरा नॉर्सेट का एग्ज़ाम था। तो मैंने अपना नॉर्सेट क्लियर किया और उसके बाद जब मेरे को थोड़ा टाइम मुझे एम्स दिल्ली अलॉट हुआ था अपने रैंक के अकॉर्डिंग। फिर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न, थोड़ा-सा एक स्ट्रेंथ भी चाहिए होता है एम्स दिल्ली छोड़ने के लिए। तो मैंने बहुत सारी हिम्मत करके घरवालों को समझा के, खुद को समझा के मैंने एम्स दिल्ली छोड़ने का डिसीज़न लिया और फिर मैंने एनक्लेक्स दिया। और एनक्लेक्स देके आज मैं एज़ एन आरएन कनाडा में जॉब कर रही हूँ। तो अब मैं जैसे थोड़ा हम पीछे चलते हैं कि जब आपने कौन से बैच में थे आप? लाइक किस साल में 20 आपने स्टार्ट किया? कब 2020 कंप्लीट हुई? 2016 से 2020 मेरा बैच रहा है, ओके, ओके। जहाँ पर मैंने मेरे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। और मेरा एक्चुअली बैच था 2013 से 2017 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी अपनी। हाँ, तो मैंने तो जब स्टार्ट ही किया हाँ, था। हाँ। तो एक जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने जैसे बताया कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई आपकी। हम सबसे पहले इसी की बात करते हैं, जो हमें इंडिया से अगर देख रहे होंगे, जो नर्सिंग कर रहे होंगे, उनके शुरू में इंडिया में हर किसी का यही थॉट होता है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो हुँ, अगर किसी को आपको बताना हो कि किसी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या करने वाला है, तो नॉर्सेट क्लियर करने के लिए उसको एक ऐसी टिप आप बता सको कि भाई ये चीज़ कर लो, आपके काम आपके मतलब नैया पार हो जाएगी। आह, मेरे को तो सिर्फ़ एक ही कोई भी एग्ज़ाम, एक तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, दूसरा आपको बहुत सारे क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करना, लाइक हुँ। अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर चाहे आपका एनक्लेक्स हो या नॉर्सेट हो या फिर कोई आपका स्टेट एग्ज़ामिनेशन हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ द की, जो आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करवा सकता है। हुँ, हुँ। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। जो मेरे ख्याल से एनक्लेक्स का भी यही सीन होता है, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, आपको उतना इतना पता ज़्यादा चलता है कि एग्ज़ैक्टली। कैसे आंसर सही डालना है, क्या प्रायोरिटी डालनी है, क्या आपको सिनेरियो में क्या चाहते हैं ये एग्ज़ैक्टली। एग्जैक्टली, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको पता चलता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। और हुँ, आप अपना थोड़ा सा ब्रेन को थोड़ा दौड़ाना शुरू करते हो कि अच्छा हुँ, ये नहीं तो ये। क्योंकि कई बार हमें, अगर हम बुक्स पढ़ते हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के आने लगते हैं। फिर आप हुँ, बीच में देख जाते हो, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, एक्चुअली में आपने वो पढ़ा होता है। हुँ, हुँ। तो अब जैसे आपने कहा कि आई एम प्रीटी ये आपने जैसे कहा कि यू नीड टू फॉलो लाइक प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम्म, पर एक हमारे मन में कभी-कभार ये होता है कि लोगों को मोटिवेशन नहीं होती है। मेरे को लगता है कि एक बार 1-2 बार लोग जो रह जाते हैं, उसके बाद उनको ये होता है कि नहीं यार, और वो प्राइवेट की तरफ चले जाते हैं। या तो उस पे आपका क्या थॉट है? मेरे हिसाब से प्राइवेट पे आपको जब जाना चाहिए जब आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ हो। एंड मेरा, जब मैंने अपना नर्सिंग कंप्लीट किया था 2020 में, तो आपको कॉलेजेस की तरफ से अलॉटमेंट मिलती है, राइट? आपके लिए इंटरव्यूज लेने आते हैं हुँ, लोग और आपको प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए अलॉटमेंट मिलती है। मेरा पहले से ही था, मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करनी है,
लाइक एक वो माइंडसेट आपका होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं करना, मैं वेट करूँगी, मैं ट्राई करूँगी, लेट्स सी। सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिस्क लेना, कि आप थोड़ा टाइम, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यंग हैं और अगर अभी-अभी आपने ग्रेजुएशन खत्म की है, तो प्राइवेट तो आपको मिल ही जाएगी। इंडिया में प्राइवेट नर्सिंग का इतना वो नहीं है, तो आपको थोड़ा-सा रिस्क अपनी पढ़ाई को लेकर लेना चाहिए, अपने करियर को लेकर थोड़ा-सा लेना चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं भी है, आई नो बहुत सारे लोग होंगे जिनको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, वो ट्राई ही नहीं करते। मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ट्राई ही नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता है हमसे होगा ही नहीं। सो हाँ जी, हाँ एक तो जी। ये जो थॉट है ये आपका तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि होगा ही नहीं। आप रिस्क लेके आप तैयारी तो करिए, आपको वो मिल एटलीस्ट अपने आप को एक मौका दीजिए। तो वो अगर आप सोच लोगे, क्योंकि आई वाज़ लाइक मेरे बैच के सारे ऑलमोस्ट लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे थे एंड आई वाज़ लाइक प्राइवेट तो मुझे नहीं करना। सो एक वो आपका बिल्कुल सही कहना है, वो लास्ट ऑप्शन होता है कि चलो अब कुछ भी नहीं हो रहा है तो जीवन में कुछ तो करना ही है, कमा के तो खाना ही है। हाँ सो जी, हाँ जी। चलो प्राइवेट की तरफ। बट पहले आपको अपने आप को मौका देना चाहिए। हाँ जी, अब जैसे जो मेरा अगर मैं बताऊँ जो हमारा बैच था उसमें इट वाज़ अराउंड 40 स्टूडेंट्स। अब मैं कहूँ तो उसमें से 70% ऐसे हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब है। हुँ, आइदर दे आर इन एम्स या, और दे आर इन स्टेट गवर्नमेंट या, और या अब सीएचओ की जॉब्स हैं। एट लीस्ट दे आर इन समवेयर एट अरे! गुड पोज़ीशन। अब मेरा एक सवाल है, थोड़ा फाइनेंशियल है। हुँ, हुँ, मैं लोगों के थोड़ा मिथ्स या थोड़ा जो रियलिटी बताना चाहते हैं हम उनको, कि अगर कोई फ्रेशर है लगा लो अब और उसको एम्स में जॉब लग जाती है उसकी, हुँ, किसी हुँ, भी एम्स में लगा लो। हुँ, हुँ। एनी आइडिया की सैलरी थोड़ा एस्टिमेट बता सको कि भाई इतनी आपकी सैलरी होगी, आप ज़्यादा कुछ मत लेके चलना या कम मत लेके चलना, इफ यू डोंट माइंड। आई वुड से कि अभी तो इंडिया में 8 पे कमीशन लग चुका है, राइट? हाँ, तो आपकी सैलरी, आई वुड से मैं आपको एम्स दिल्ली का बता सकती हूँ, बिकॉज़ हाँ जी। आपके ये डिफरेंट एम्स हैं, आपके सब एम्स में इक्वल सैलरी नहीं होती है बिकॉज़ ऑफ द एचआरए, और एचआरए हुँ, आपका स्टेट वाइज़ डिपेंड करता है, कैटेगरी ए, डी, सी। तो क्योंकि आपका दिल्ली कैटेगरी ए में आता है, तो वो आपको सबसे हाईएस्ट एचआरए देता है। हुँ, वहीं अगर हुँ, आप ऋषिकेश की बात करें, तो वो थोड़ा-सा वहाँ कम हो जाता है। डिपेंड ऑन हुँ, कि भाई आपका हाउस रेंट है कितना, एक्चुअली में हुँ, कितना है। तो वो आपके, मुझे ऐसा नहीं लगता, आपके खर्चों के ऊपर भी वो आपकी सैलरी जो है वो इक्वल ही बैठेगी अगर आप देखोगे तो, हुँ, हुँ। राइट? लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आप एम्स दिल्ली जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आप अपनी सैलरी 1 लाख प्लस मानकर चलिए, इन हैंड, इन विदाउट। हैंड। यस। मेरे को तो कभी-कभार सुन के एक बार यूँ लगता है जब मैंने नर्सिंग शुरू की थी तो जब उस टाइम पे 1 लाख नहीं थी। तो अब सुन के ऐसा लगता है 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है वहाँ गवर्नमेंट जॉब वाले को, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इसमें मैंने ना एक एक बात मिस कर दी शुरू में। अब नॉर्थ साइड में मुझे आपकी इफ यू आर ओके विद इट आपकी रैंक कितनी थी? एम्स दिल्ली मिलना इज़ नॉट एन ईज़ी जॉब। लाइक ओके। मेरे काफ़ी नोन है जिन्होंने इन नॉर्थ साइड किया है और जो पहले किसी और में थे, जैसे एक मेरे नोन थे जो झारखंड में थे। हाँ, हाँ। फिर उन्होंने वापस एम्स दिया, फिर अब वो दिल्ली आए। तो आई नो इट नीड्स अ गुड रैंक। इट इज़ वेरी हार्ड, आई नो, एम्स दिल्ली में मिलना, बट जैसे कि आपको पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव थी पहले, हाँ राइट? जी। तो हमारे चैनल्स पे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि आपको एम्स दिल्ली इसलिए मिला है क्योंकि 80-20 है, यू नो, 80-20। आई डोंट, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट हाँ जी। 80-20 होने से भी आपको एम्स दिल्ली नहीं मिलता। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो दूसरे एम्स में हैं और वो एम्स दिल्ली के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हुँ, एंड हुँ। इवन आपकी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं आजकल, लाइक वी एवरीवन नो इन इंडिया, देयर वी यू गेट द अलॉटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर कैटेगरी, ऑन द बेसिस काफ़ी जुगाड़ भी ऑफ। करते हैं लोग। एग्जैक्टली। तो मैं, बेशक मेरे को, मैं समझती हूँ, लेकिन उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, हाँ राइट? जी। तो मैंने जनरल कैटेगरी में मेरा 801 रैंक था और मुझे उसी से ही अपनी सीट मिली थी, और 801। तो जो इफ यू हैव एनी आइडिया सॉरी टू इंटरप्ट कितने लोगों ने पेपर दिया होगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 2 लाख के अराउंड। मोर देन दैट, मोर देन 2 लाख में से आप टॉप 1000 में आना भी बहुत बड़ी बात है। मोर देन दैट, उस टाइम पर आई थिंक 3 to 4 lakhs ऐसे बच्चे थे। आप आई आपने कौन से साल का नॉर्थ साइड दिया था? मैंने 2021? 2021 का नॉर्सेट दिया था। हुँ, 2020 में मैं पास आउट हुई थी नवंबर में। तब तक हुँ, हमारा
नॉर्सेट हो चुका था 20 का, तो 21 का नॉर्सेट मैंने दिया था। हाँ जी, मुझे याद है, लाइक मेरे लाइक आई विल टेल ऑन द कैमरा, मेरी वाइफ देने गई थी एग्जाम ये। ओके। शी डिडंट वांटेड टू गिव, पर मैंने उसको कहा एग्जाम तो देके देखो। शी वाज इन इंडिया उस टाइम पे, लाइक वी शी वाज माय फियांसे एट दैट टाइम, तो उन्होंने एग्जाम दिया था। इट वाज टफ, बट हाँ ओह, अच्छी। रियली टफ। आई आई टेल यू, हम्म मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, मेरा पेपर इवनिंग शिफ्ट में था, तो हम्म कंपैरेटिवली जब हम बाहर आए तो मॉर्निंग्स वाले वर वेरी लाइक, ओ हमारा तो हो जाएगा, हमने 180 क्वेश्चन किए, हमने 160, एंड आई डिड जस्ट 152 क्वेश्चंस। एंड मैं हम्म सबकी शक्ल देख रही हूँ और मैं घर आके रो रही हूँ कि क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मेरा पेपर नहीं हुआ, और मेरा हम्म अच्छा रैंक आने का और मेरे को एम्स टेली मिलने का रीजन सिर्फ ये था क्योंकि मैंने बहुत नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल की थी, एंड आई एम ग्लैड उस दिन कि मैंने सिर्फ 150 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। हाँ जी, हाँ जी। आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू जस्ट डू समथिंग राइट। आप हम्म। नेगेटिव मार्किंग से बचने में, तो मैं बहुत रोई थी, एंड वहां पर लिटरली क्वेश्चन ऐसे थे, आपको पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर रख के दे दिया है सामने कि अब बताओ इसके अंदर कौन सा स्टोन है। So, हाँ yeah. जी, हाँ जी। अब एक मेरे अभी दिमाग में एक सवाल है कि आपने जब आपने कितने साल जॉब की एम्स में? 3 साल। 3 साल जॉब की। मैं रिसेंटली ना एक कुछ सुन रहा था, उसमें एक क्वेश्चन आ एक लाइक वो दे वर डिस्कसिंग कि थोड़ा जो एनवायरनमेंट है एम्स का, क्या कहीं आपको ऐसा लगा कि टॉक्सिक है कहीं न कहीं? या थोड़ा, जो थोड़ा बहुत मैंने सुना है कि जो सीनियर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा लाइक अ काइंड ऑफ बुलिंग एनवायरनमेंट, लगता है ऐसा कहीं? मेरी 1-2 से बात हुई, वो कहते हैं कुछ लोग हैं ऐसे। मैं बुली तो नहीं बोलूंगी, और वैसे भी मैं एम्स छोड़ चुकी हूँ तो अभी मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। बट इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक यू विल बी द राइट पर्सन टू टेल कि सच्चाई क्या है। कभी-कभार लोग छोटी-सी बात को इतना बड़ा बता देते हैं कि एम्स में नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है, मैं और क्या पता सब इतना ना हो। हर कोई एक जैसा नहीं होता। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देखोगे, कनाडा में हुँ, देखोगे, ऑस्ट्रेलिया में भी आप देखो, तो लोग तो हर तरीके के हर जगह मिलते हैं, राइट? तो हुँ, लेकिन इंडिया में थोड़ा आप देखो, हर किसी पोजीशन पे अपनी पोजीशन का घमंड हर किसी को होता है, लाइक हुँ, कि हम सीनियर्स हैं या हम 2 साल सीनियर है, हम 4 साल सीनियर है, तो हमें वो दिखाना है। इवन हुँ, आई वुड बी ऑनेस्ट, हमारे खुद के बैच के लोगों के अंदर ये चीज आने लग गई थी जब 1 साल 2 साल हो गया और जूनियर्स आ रहे हैं। So, हुँ, ये चीज है, और ये चीज एनवायरनमेंट आपको बहुत अफेक्ट करती है। हुँ, तो हाँ, है ये चीज, लेकिन हर जगह नहीं है। आपको सपोर्टिव सीनियर्स भी मिलेंगे और आपको ऐसे हुँ, सीनियर्स भी मिलेंगे जो बुली तो नहीं, बट थोड़ा सा आपको अपनी चीजें आप पे थोपना या अपना, हुँ, आप उनके साथ बहुत अच्छे हो, आप उनका काम करवा दो तो यू आर वेरी गुड, राइट? लेकिन हाँ अगर आप जी, उस पे डिनाई कर दो, आप कुछ अपनी बात रखो, तो फिर वो आपसे रूडली बात करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर वो आपसे थोड़ा खिंचा-खिंचा महसूस करते हैं। सो ये चीज़ें हैं। ले हुँ, उम, मतलब मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, एम्स में काम किया है। मैं मोस्टली मैंने अपना जो मेरा जो चॉइस था वो सर्जरी था। तो हुँ, वहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, एंड जब आप एक हुँ। पोजीशन पे पहुँचते हो तो वो मुझे ऐसा लगता है इंडियंस में आ जाता है। इंडियन मेंटालिटी है ऐसी, इंडियन हाँ, मतलब कि यहाँ पे भी आप कहीं पर कोशिश करते हैं फॉरेन में, पर इतना हो नहीं पाता है क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं है। क्योंकि वो ज़ोर नहीं चलता ना हाँ, इस ज़ोर नहीं और ये चलता। हाँ, एग्ज़ैक्टली। सो हाँ जी। है तो से ये तो चलो हमने आपके एम्स की, नॉरसेट की बात की कि कैसे-कैसे हुआ। अब एक आपने एम्स की गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आपने ये क्या सोचा कि भई मैं इसको रिज़ाइन करके मैं कनाडा जा रही हूँ? या लगा लो, मैं आपने कहा क्लियर हुआ एग्ज़ाम उसके बाद कि नहीं मेरे को नहीं करना, मैं कनाडा जा रही हूँ। ये क्यों क्यों हुआ और कैसे हुआ? ओ, ये सवाल मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, और हुँ, मैं लिटरली बता रही हूँ, लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये बिल्कुल डिसीजन नहीं लेती, और मैं उन सब लोगों को सिर्फ एक जवाब देती हूँ, आप लेते। अगर आप हुँ, मेरी जगह होते, आप ये डिसीजन लेते, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ क्रेव करते हो, मेरे को नहीं हुँ, पता, मैंने ये बात बात अपनी वीडियोस में बोली है, अगर आपके आपके अंदर वो पागलपन है कि आप एक जगह नहीं बैठ सकते, भाई मुझे अपने हुँ, एक स्टेप हो गया, अब मुझे कुछ और अचीव करना है, अब हुँ, मुझे कुछ और करना है, नेक्स्ट स्टेप, तो आप वहां पर नहीं बैठ सकते। आप मास्टर्स करके भी वहां पे रहते तो नर्सिंग ऑफिसर ही हो।
आपको हुँ, वहाँ पे स्कोप ऑफ प्रैक्टिस इतना नहीं है। आप यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे आप नर्स प्रैक्टिशनर करते हो, उसका भी वैल्यू है। नर्स हुँ, केस वर्कर करते हो, उसका भी वैल्यू है। हर चीज़ का वैल्यू है। आप सिंपल मास्टर्स किसी स्पेशलिटी से करते हो, उसका भी वैल्यू है। हुँ, वहाँ पर इन सब चीज़ों का वैल्यू नहीं है। हमारे खुद के साथ में जो सीनियर्स हैं, मास्टर्स किए हुए हैं तो वो भी सेम डेज़िग्नेशन पर, राइट? और हुँ, फिर वही चीज़, वो जो डिफरेंस वहाँ पर हमारा डॉक्टर्स और नर्सेस के बीच में आता है। मैंने अभी तक कनाडा में मैं हॉस्पिटल में जॉब नहीं करी है, मैं लॉन्ग टर्म केयर में जॉब करती हूँ और मुझे वो हुँ, डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। आई कैन मतलब मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लेती यहाँ का हॉस्पिटल एनवायरनमेंट कैसा होगा। हो सकता है हुँ, कुछ चीज़ें सिमिलर हो, बट कहीं न कहीं पे थोड़ा तो एनवायरनमेंट और मेंटालिटी का फ़र्क पड़ता ही है। वहाँ पर कोई नहीं सुनता। यहाँ पर डॉक्टर्स आपको लाइक लिटरली सुनते हैं कि अच्छा ये हुआ है, ये हुँ, हुआ है। सो वो चीज़ आपको एट लीस्ट आपकी नॉलेज दिखाने का एक मौका तो मिलता है। सो अगर आपको ऐसा है, एक जुनून है कि कुछ तो करना ही है, कुछ तो करना ही है, ऐसे नहीं बैठे रहना, तो आप ये डिसीज़न लेते और मेरे लिए भी एम्स छोड़ना इतना हुँ, डिसीज़न बहुत आसान नहीं था ये। कि हुँ, ओके चलो छोड़ दिया, सब कहते हैं अरे इतनी सैलरी ले रहे थे तो कैसे छोड़ा? मेरे लिए भी मुश्किल था, बट अगर मेरे को सिर्फ ये था मुझे एक रिस्क लेना है। जब मैं कनाडा आई मेरे पास सिर्फ मेरी पीआर थी, उसके अलावा हुँ, मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, मेरे पास मेरा एनक्लेक्स का रिजल्ट था, मेरे पास हुँ, जॉब नहीं थी। तो हुँ, मैंने वो रिस्क लेके अपनी जॉब छोड़ी कि लेट्स सी, देखा जाएगा। हाँ जी। और अब थोड़ा-सा जैसे ये स्टेट हाँ से जी, बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पर थोड़ा है, ये देखा जाएगा वाला सीन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट की, लाइक मैं हॉस्पिटल में भी जॉब करता हूँ और मैं जो आप लॉन्ग टर्म केयर मतलब एज केयर काइंड ऑफ थिंग्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हॉस्पिटल में जो मैंने देखा है कि आप इंडिया में डॉक्टर को उसके नाम से नहीं बुला पाओगे। सबसे छोटी चीज़ देता हूँ आपको एक एग्जांपल। एग्ज़ैक्टली। आप आप यहाँ उसको नाम से बुलाओगे, आप आपसे आपसे वो नाम से बोलेगा। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बहुत डॉक्टर साहब आ गए, ऐसा कुछ सीन नहीं है। एग्ज़ैक्टली। यहाँ आप आपके को कोई ऑर्डर मेडिकेशन ऑर्डर गलत लग रहा है, कोई इसमें गलत है, आप कुछ चेंजेस चाहते हो, तो आप उनको कह सकते हो कि आई थिंक दिस इज़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, आप उसको ठीक कर दो। और वो उसको मानते हैं, हाँ, मैंने गलती की, ये मैं ठीक करता हूँ। हाँ। इंडिया में ये हो गया फिर तो बस फिर तो बंद ही हो गया सिस्टम। इंडिया तो सर, सर, मैम, मैम के आगे कुछ है ही हुँ, नहीं। मैं मानती हूँ गवर्नमेंट सेटअप्स में बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। लाइक हुँ, हम जहाँ जब एम्स दिल्ली में तो मैं इस तरीके से हमारे पूरे बैच वाले लाइक डॉक्टर एंड देयर नेम्स, लाइक हुँ, डॉक्टर हुँ, व्हाटएवर देयर नेम इज़, हम वो हुँ, तरीके से बोलते थे। बट हमारे हुँ, सीनियर्स भी थे, वो सर, मैम उनका यही ही था, बस इतना ही था। यू नो और जो हमारे और सुपर सीनियर्स हो गए डॉक्टर्स में, फिर हम उनका वो डॉक्टर एंड देयर नेम वो भी यूज़ नहीं कर सकते थे। ये हम जेआर जूनियर रेज़िडेंट्स और सीनियर रेज़िडेंट्स को ही अप्रोच हुँ, कर सकते थे। यहाँ पर चीज़ें बहुत अप्रोचेबल हैं। यहाँ हुँ, पर अप्रोचेबल है, सही इतना बात। है कि आप इवन मतलब डॉक्टर्स सुनते भी हैं। द थिंग इज़ दैट दे हुँ, आल्सो रिस्पेक्ट यू। आई कांट टेक गारंटी ऑफ एवरीवन, हर इंसान अलग होता है। कुछ लोग हुँ, यहाँ पे भी वैसे होंगे, बट अभी हुँ। तक जो भी है, इट्स वेरी गुड। तो अब कोई हमें अगर इंडिया से देख रहा है और जो कनाडा आके जॉब करना चाहता है एज़ अ आरएन, तो क्या प्रोसेस रहता है? कहाँ से शुरू करना चाहिए और क्या स्टेप्स होंगे? उसके बारे में आप थोड़ा बता सको? तो मैं पहले सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग अगर सोचते हैं कि हमें कनाडा से में अगर वो रजिस्टर्ड है इंडिया में और वो हुँ, सोचते हैं हमें कनाडा मूव होना है, प्लीज टेक योर एक्सपीरियंस फ्रॉम इंडिया एंड अप्लाई हुँ, फॉर परमानेंट रेजिडेंसी डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया। वर्क परमिट और स्टूडेंट परमिट के चक्करों में मत पड़ना, बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत मेंटल पीस खराब होता है आपका। यहाँ पर हुँ, मुझे नहीं पता था यहाँ आने से पहले कि स्टूडेंट्स और वर्क परमिट वाले लिटरली कितने मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं कि हमें पीआर के लिए पीआर चाहिए, हमें इतने फुल टाइम आवर्स चाहिए, हमें ये काम करना है। वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते अगर उसको उनको वो चीज़ एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा है तो। और वो स्ट्रगल लाइक मिनिमम वेजेस पे भी काम करते हैं जस्ट कि उनका खर्चा चले, उनकी फीस हो जाए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आप कोर्स लेके आते हो तो आपको वो कोर्स तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। वो 1 साल का प्रोग्राम या 2 साल का प्रोग्राम जो भी। आप हुँ, नर्सिंग में हो, अप्लाई फॉर डायरेक्ट रेजिडेंसी। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस था, बहुत काम आया मुझे। लाइक मैं जब यहाँ आई तो मैं बिल्कुल ब्लैंक थी।
मुझे नहीं पता था अच्छा स्टूडेंट के साथ क्या-क्या होता है, वर्क परमिट वालों के साथ क्या अब मैं जब लोगों से मिलती हूँ और मैं उनका टेंशन देखती हूँ कि सिर्फ पीआर की टेंशन है, पीआर के लिए ये कर रहे हैं, तो आपको मतलब लोगों को पता नहीं है बट डायरेक्ट रेज़िडेंसी मिलती है। तो हुँ, अपना टाइम और अपना पैसा वेस्ट मत करो, स्टूडेंट्स को बहुत पैसे देने पड़ते हैं पढ़ने के लिए, राइट? अगर आप डायरेक्ट रेज़िडेंसी वो करके आते हैं तो आपका और जो सिटिज़न्स हैं ऑलमोस्ट उनका जो अमाउंट होता है फीस का वो सेम होता है। तो अगर आप आगे हायर एजुकेशन करते हो तो अपना रेज़िडेंसी लेकर आओ, फिर जो आपको आगे यहाँ पढ़ना है, कुछ भी आगे करना है तो वो आपके लिए बहुत ईज़ी रहता है। तो इज़ इट पॉसिबल कि अगर आप लगा लो मैं कनाडा का रजिस्टर्ड नर्स मेरे पास अभी लाइसेंस नहीं है। मैं उससे पहले इंडिया बैठे-बैठे अपना पीआर अप्लाई कर सकता हूँ। मेरे को ऐसा ही मैंने ऐसा ही किया था। मुझे कौन-सा रेज़ि पाथवे होगा ये? Um, it was इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाँ, एक्सप्रेस पाथवे तो काफ़ी काफ़ी एक्सप्रेस एंट्री। अलग-अलग हैं। हाँ यस जी, मैंने एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री से किया था और एक्सप्रेस एंट्री में लाइक मैंने मेरे एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपको आइल्स चाहिए होता है उसमें वो हुँ, आपका एनक्लेक्स वगैरह कुछ नहीं मानते उनको कोई मतलब नहीं है जो कुछ लोग बहुत मैंने ऐसा वीडियोस देखी हैं जो गलत गाइड करते हैं कि एनक्लेक्स करोगे तो पीआर मिलेगा नहीं दोनों चीजें बहुत अलग है अगर आपको करना है आप एनक्लेक्स भी पहले कर सकते हैं और आप फिर पीआर के लिए मतलब आप अपना एनक्लेक्स अलग करो पीआर अलग करो पीआर पहले ले लो आपको दिन क्या अलग-अलग हैं ये पाथवेज़। बिल्कुल अलग है, दोनों का आपस में कोई लेना-देना नहीं है। हुँ, मैंने एक वीडियो देखी थी किसी की आई डोंट नो और मुझे वो देख के ही इतना गुस्सा आ रहा था, ओह माय गॉड! ये गलत क्यों बता रहे हैं? नहीं, आप हुँ, क्या क्या काफ़ी आपके अलग-अलग काफ़ी थोड़ी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस होती हैं हाँ, इंटरनेट पे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली क्योंकि हुँ, जब तक आप वो प्रोसेस खुद नहीं करते हो, आपको नहीं पता चलता। तो मैंने जो हुँ, किया था, मेरा एक्सपीरियंस, ऐज, एजुकेशन सब कुछ मिला के एक आपका सीआरएस स्कोर बनता है, वो बना था हुँ, और फिर मैंने हुँ, हुँ, अपनी फाइल एक्सप्रेस एंट्री पूल में डलवाई थी। हुँ, हुँ, एक्सप्रेस एंट्री में डल उसमें आपका आइल्स स्कोर भी काउंट होता है। उसके बाद हुँ, एक्सप्रेस एंट्री में मेरी फाइल ओंटारियो ने पिक की थी। तो मेरी जो हुँ, परमानेंट रेज़िडेंसी है वो ओंटारियो के थ्रू मेरे को मिली है। ओंटारियो इज़ हाँ अ जी। प्रोविंस इन कनाडा। तो हुँ, हुँ, वहाँ से मुझे वो रेज़िडेंसी मिली और उसके बाद मेरे को जब ये हो गया कि मेरी फाइल पिक हो गई है, अब नेक्स्ट स्टेप्स आपके बायोमेट्रिक, मेडिकल वगैरह-वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो मुझे ये हो गया था अच्छा रे पीआर तो मेरी हो गई है, अब बस वो हुँ, मेडिकल और ये सब तो फ़ॉर्मेलिटीज़ के स्टेप्स हैं। तो मैंने हुँ, फिर अपना एनक्लेक्स की तैयारी शुरू की अलग से और फिर हुँ, मैंने अपना एनक्लेक्स दिया और एनक्लेक्स देके मेरे पास मेरा रिज़ल्ट था। फिर मैंने वहीं से ही इंडिया से ही अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया। ओके। कॉलेज ऑफ नर्सेस ऑफ ओंटारियो के लिए। तो हाँ फिर जी, हाँ वहाँ जी। पे फिर से वही आपका एक्सपीरियंस और ये सब कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं। तो मेरा हुँ, रेज़िडेंसी आने के बाद जब मुझे ये था कि अब मेरा हो गया है, तब मैंने सोचा कि चलो अब मेरे को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो हुँ, मैंने हुँ। कनाडा मूव करने का डिसीज़न ले लिया था कि अब मैं चलती हूँ। अब मैं जो हमें देख रहे हैं उनको कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि कोमल कितनी लकी है, उसको ऐसे-ऐसे मिल गया। पर मैं मेरे को भी कहते हैं काफ़ी लोग कि सचिन तू इतना लकी है, ये सब हो गया। पर भाई मेरा मानना है कि अब जो लकी तो वो होगा जो लगा लो स्टूडेंट वीज़ा पे आ गया और एकदम से उसको मिल गया पीआर नहीं। एग्ज़ैक्टली, अब आप हार्ड वर्क और जो प्लानिंग जो आदमी करता है कि नहीं भाई मैं ऐसे-ऐसे करके जाऊँगा। जो एग्ज़ैक्टली। उसके लिए आपका जो हार्ड वर्क है मेरे ख्याल से आई वुड से इट वाज़ अ ग्रेट जॉब। मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ जो कि पीआर लेके आते हैं। अब्रॉड जो पीआर लेके इंडिया से निकलते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है नहीं बस एक बार वो है ना थोड़ा कि एक बार चढ़ा दो बस जहाज में चढ़ा दो। बट आपको ये देखना है कि हुँ, आपको इतना मनी उसमें इन्वेस्ट करना है, आपको वो हुँ, आउटपुट ज़्यादा मिल सकता है इनपुट कम देके। तो आपको हुँ, क्या करना है, मेरे ज़्यादा अमाउंट लिटरली नहीं लगा था। मतलब मैं जितना लोग 22-23 लाख लगा के इंडिया से आते हैं, वो बिल्कुल हुँ, उतना अमाउंट नहीं लगा था। तो अगर आपको लगता है और बात है लोगों में वेट नहीं है, सबको ऐसा लगता है एक बार हुँ। निकल जाएँ। अब अगर जैसे हम अमाउंट की बात करते हैं, अब अगर कोई इंडिया में नर्स है जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस है लेट्स कंसीडर हुँ, हुँ। और वो ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट पीआर एक्सप्रेस पाथवे से आना चाहता है, तो एनी आइडिया कि वो एस्टिमेट कि कितना खर्चा आ सकता है? लाइक हमें ये होता है ना कि
बजट तैयार करके एक बार तो चलना होता है कि भाई मैं आप मेरा इकट्ठा कर लेता आप हूँ इतना। ऑस्ट्रेलिया का पूछ रहे हैं मेरे से नहीं मतलब सॉरी, मैं ऑस्ट्रेलिया बोल दिया तो सॉरी। कनाडा का सॉरी। तो मैं बोलूँगी आपका पीआर का अगर मैं सिर्फ़ पीआर का बात करूँ तो आपकी हर स्टेप पे अलग-अलग फ़ीस होती है, तो वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है अरेंज करना, राइट? आपका मेडिकल का अलग जब मेडिकल आएगा 2-3 महीने बाद तब अलग है, बायोमेट्रिक आएगा तो अलग है, 30-40 हुँ, हज़ार ऐसे अलग-अलग स्टेप्स पे है। तो वो हुँ, अरेंजमेंट्स तो आप कर लेते हो बट मैं आपको ओवरऑल बताऊँ तो 4 टू 5 लैक्स के अराउंड आपके लगते हैं बस। ये ले आपके पीआर का हो गया। ये पीआर का है। हाँ, आपका एनक्लेक्स का अलग है। एनक्लेक्स का आपका फिर से अलग होगा, डिपेंड्स कि अगर आपने पहली बारी में कर लिया तो आपको वो सस्ता पड़ेगा। अगर आपको एनक्लेक्स दोबारा तीसरी बारी में करा है तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। बट आई वुड से 2 टू 3 लैक्स फॉर एनक्लेक्स। तो ये सिर्फ इफ आई एम नॉट रॉन्ग एनक्लेक्स जो ओनली एग्ज़ाम है उसकी फीस तो इतनी नहीं है। सीएनओ ये आई थिंक जो रजिस्ट्रेशन सीएनओ की पूरी प्रोसेस एग्जैक्ट की है। हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन के साथ। हाँ, रजिस्ट्रेशन के साथ लगा लो आप। अब आप लगा लो मैक्सिमम अगर आपको लगता है कि 10 लाख रुपए में आपको कनाडा की पीआर मिल रही है और आप साथ में एज़ आरएन भी जॉब कर रहे हो। जो कि एग्जैक्टली मेरे को जो जहाँ तक मुझे पता है कि अब्रॉड में आप किसी भी कंट्री में डेवलप्ड कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे नर्सेज़ की काफ़ी अच्छी वैल्यू है और अच्छी पे भी है। या और लाइफ़स्टाइल उसके हिसाब से ही अब देखो आप अगर आप डायरेक्ट पीआर जा रहे हो तो आपकी लाइफ़स्टाइल काफ़ी अच्छा है अब क्योंकि मैं शुरू में आया था, मेरे भी ये था कि एक बार जाता हूँ, मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी सही बताऊँ तो। तो मैं स्टूडेंट वीज़ा भी था, मैं एक बार शुरू में टूरिस्ट वीज़ा पे आया, रजिस्ट्रेशन लिया, उस टाइम पे ब्रिजिंग कोर्स होता था एक अलग ऑस्ट्रेलिया में। फिर मैं हाँ स्टूडेंट वीज़ा पे लिया, उसके बाद स्टूडेंट जो आवर्स होते हैं उस पे भी रहे, पर ये है कि भाई मैं तो ये कहूँगा जो देख रहे हैं वो बहुत स्ट्रगल होती है उसमें। आपका बहुत वही जो कोमल ने कहा मेंटल पीस इज़ गॉन। एग्जैक्टली मैं लोगों को देखती हूँ जो मेरे अभी फ्रेंड्स बने हैं यहाँ पे लिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। आप हेल्थ केयर में आते हो लाइक आप सोचते हो चलो हेल्थ केयर का कोर्स ले लो फिर आप पीएसडब्ल्यू का कोर्स लेते हो या आरपीएन स्ट्रगल हुँ, है। फिर आपकी पीआर नहीं होती तो आपको ये होता है मेरे घर में को मेरे घंटे पूरे करने हैं फुल टाइम जॉब हुँ, नहीं मिल रही। एंड जॉब का क्राइसिस तो है हुँ। अभी। मैं क्राइसिस ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही नहीं है लेकिन फिर भी आपको ढूंढने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। अब जैसे जॉब के क्राइसिस में ना मैं कुछ महीने पहले ऐसे वीडियोस देख रहा था कनाडा की कि लाइन में लगे हुए हैं लोग जॉब्स के लिए, पर ये आई थिंक और का होगा, पर मैं नर्सिस के जानना चाहता हूँ। जैसे आज के टाइम पे आप देखो तो यूके बहुत सैचुरेटेड हो चुका है और कुछ टाइम बाद जहाँ जिस हिसाब से मुझे लग रहा है थोड़ा-थोड़ा करके ऑस्ट्रेलिया भी होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कनाडा में क्या सिचुएशन है? अगर कोई ओवरसीज़ नर्सेस कनाडा आती है तो इज़ इट ईज़ी टू गेट जॉब? इतना इजी तो नहीं मैं बोलूंगी। हुँ, मैं फिर अगर मैं मतलब यही है लोगों को कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगेगा कि खुद तो जॉब कर रही है और इजी नहीं बोल रही है क्योंकि आप मेरे को लाइक बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आप रेफरेंस दे दीजिए या आप वो कर दीजिए हमने 2 साल से हमें जॉब नहीं मिल रही। इट डिपेंड्स इट ऑल डिपेंड्स। आपको मिल जाती है जॉब लेकिन ऐसे बिल्कुल आपको सर्च करना पड़ता है। ऐसा मैंने तो वो आपको जो वो जॉब फेयर वाली आप बात कर रहे हो मेरे को हुँ, नहीं लगता कि नर्सिंग में वो एप्लीकेबल है। कुछ चीजें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर आपने कनाडा से एजुकेशन कर रखी है तो वो हुँ, चीज को वो कंसीडर करते हैं। दूसरा कनाडा में एक्सपीरियंस मांगते हैं हर चीज में बट मुझे ये चीज बिल्कुल थोड़ा सा मेरे दिमाग के साथ नहीं जाती। अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए और आप जॉब नहीं दे रहे लेकिन आपको एक्सपीरियंस तो देना पड़ेगा ना न्यू कमर्स को। तो वो एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? हुँ, तो वो एक्सपीरियंस्ड कैनेडियन एजुकेशन क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने यहाँ से कुछ कोर्सेज किए हैं उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है। तो हुँ, स्पेशली ओंटारियो में मैंने ये ऐसा सुना है अल्बर्टा में और बाकी स्टेट्स में इतना नहीं है। ओंटारियो में ये जो कोर्सेज का वैल्यू है ये कुछ ज्यादा ही है हुँ, कंपैरेटिव टू अदर थिंग्स। और अभी अगर आप उनको भी ऐसा लगता है अगर आपने उनके हॉस्पिटल से अगर ट्रेनिंग कर रखी है या आपने वो भी कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। तो हुँ, ये भी रीजंस हैं। बाकी अगर मैं अपना बताऊं तो मैं अभी तक 5 जॉब्स छोड़ चुकी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं ही मिलती मिलती है लेकिन ढूंढनी पड़ती है और हुँ, थोड़ा सा लक होता है थोड़ा सा हुँ। लक होता है। सो हाँ जी, बिल्कुल। आप आई थिंक सेम है जितनी भी और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है कि अब जैसे आपने जो कहा ना कि मैं आया जब 2019 में कोविड से पहले इट वाज़न्ट दैट ईज़ी। अब थोड़ा अब भी वैसा ही हो गया है कि
मैं आके मैं रिज्यूमे कहीं न कहीं जैसे पहुँच रहा है मेरा रिज्यूमे एंड दे आर सेइंग कि ओह यू डोंट हैव ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस। मैं या यार तुम जॉब नहीं दोगे तो कैसे होगा? कैसे मिलेगा? फिर मैं पर वो है कि मैं भी रुका नहीं कि मैं एक बार तो इंटरव्यू देने 350 किलोमीटर दूर गया। आप लगा लो कि आप दिल्ली से चंडीगढ़ इंटरव्यू देने जा रहे हो। आपको एग्जैक्टली ये सोच के कि पर आप वो है ना कि अब हार के कहीं बैठ जाते तो फिर होता नहीं। exactly. मैं आजकल यही है हो रहा है। अभी तो जॉब्स बहुत मुश्किल हैं लाइक मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भी नहीं है, आपको आना ही नहीं चाहिए, नहीं मिल जाएंगी ऐसी हुँ, बात नहीं है। 3 महीने घर बैठ जाओगे, मैक्सिमम 6 महीने 1 साल बैठ जाओगे, बट फिर आपको मिलेंगी ही। हुँ, ऐसा नहीं हुँ, कि मिलेंगी नहीं, यू आर नर्सेज, यू आर इन हेल्थ केयर, जॉब्स तो आपको मिलेंगी। बट हुँ, ये है आपको थोड़ा मेंटली, मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप मेंटली ये रेडी होकर आए कि हो भी सकता है कि हमें थोड़ा टाइम अपना बैठना पड़े घर। हुँ, हुँ, राइट, तो वो चीज है, लेकिन इतनी भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आपके पास नौकरियां हैं ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल टाउन्स होते हैं, स्मॉल स्टेट्स होते हैं, रूरल एरियाज, जहां पर अगर आप हुँ, जाना प्रेफर करो तो आपको जॉब्स मिलती है, ऐसा नहीं। हुँ। तो सेम ऑस्ट्रेलिया में भी सेम है। अब जैसे अब रीजनल कहते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में, हाँ, जो लगा लो फॉर एग्जांपल आप टोरंटो की जगह आप उससे 400 किलोमीटर दूर अंदर चले गए। 5 किलोमीटर दूर रहती हूँ टोरंटो से। हाँ, अब मैं आपको जॉब एज़ कम्पेयर टू टोरंटो ज़्यादा एग्जैक्ट, बेटर मिलेगी आई थिंक। और ये शहर भी बहुत अच्छा है कि मुझे यहाँ पे मूव करने, मुझे यहाँ पे लाइक यहाँ पर एक ही हॉस्पिटल है, तो आप एक हॉस्पिटल में कितना आपको कितनी हुँ, नर्सेस कर लेंगे कि हुँ, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये है कि आपको थोड़ा-सा रिसर्च करके दूर-दूर जाना पड़ता है, और रिजेक्शन के ईमेल्स बहुत आते हैं जब आपको हुँ। डिप्रेस होते हो कि ओह! यहाँ पर फाइल सेलेक्ट नहीं हुई, यहाँ पर भी नहीं हुई। सो या आपने आपने तो मेरे को मेरा टाइम याद दिला दिया जब मैं नया-नया आया था। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अप्लाई करे जा रहा हूँ। किसी ने बताया ऐसे-ऐसे अप्लाई होगा। मैंने थोड़ा सर्च किया। वो डेली 5-5 ईमेल आए जा रहे हैं, सॉरी वी कांट टेक यू फॉरवर्ड, सॉरी वी कांट टेक यू फॉरवर्ड। एग्ज़ैक्टली। पर ये था कि उस टाइम पता ही नहीं था कि भाई ये ऑप्शंस भी होते हैं, ऐसे भी एज केयर होते हैं, ये लॉन्ग टर्म केयर है, इनमें आप ऐसे कर सकते हो अप्लाई। वेरी ऑनेस्ट, मेरे को अभी ज़्यादा मतलब मेरा माइंड लॉन्ग टर्म केयर की तरफ जा रहा है। अगर मतलब सबका अपना-अपना प्रेफ़रेंस होता है। मेरा हुँ, प्रेफ़रेंस लॉन्ग टर्म केयर की तरफ जा रहा है, क्योंकि मतलब हो सकता है जिस जिस भी एरिया में आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाते हो, या फिर आपको मज़ा आने लगता है काम करने में। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे वहाँ काम करना अच्छा लग रहा है। अगर मुझे उस जगह अच्छा लग रहा है तो मैं करूँगी। अगर मुझे तो मैं शिफ्ट्स भी पिकअप करते हैं, आप जाते भी हो, आप कोशिश करते हो आप उस जगह रहो, आपको वहाँ के लोगों से भी अटैचमेंट होने लगता है, और हुँ, अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर आपका मन ही नहीं करेगा जाने का। सो सही बात है। अगर मन नहीं, वही बात है, जहाँ मन नहीं मारता वहाँ वो काम होता ही नहीं है। तो नॉर्मली आपकी लॉन्ग टर्म केयर में कनाडा में स्पेशली जहाँ आप कर रहे हो, कैसे कितने घंटे शिफ्ट होते हैं? कैसे-कैसे टाइमिंग होती है? हमारे लॉन्ग टर्म केयर में 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग हुँ, एंड नाइट, जो 6 टू हुँ, 2, 10 टू 10 एंड देन 10 टू 6। हुँ, और हुँ। लॉन्ग टर्म केयर में आई डोंट नो इफ ऑस्ट्रेलिया में हाँ जी, ऐसा ही आरपीएन्स कुछ है। आरपीएन्स होते हैं या नहीं? लाइक रजिस्टर्ड। आरपीएन्स एक और ये आपने सही पॉइंट याद दिलाया है कि आरपीएन, एलपीएन, ये आरएन ये क्या ये अलग-अलग चीज़ें क्या है? थोड़ा इनके ऊपर बताओगे कि क्या है ये? Okay. So RPN is a diploma for nursing, that is registered practical nurse. अपने उसकी इंडिया में जो जीएनएम है, हाँ, काइंड ऑफ। उसको ऑस्ट्रेलिया में ईएन कहते हैं एनरोल्ड नर्स, जो डिप्लोमा है लगा लो। यस, हाँ, एग्ज़ैक्टली। ठीक। और वो थोड़ा बेड साइड की तरफ ज़्यादा एंगेज्ड होते हैं, हुँ, आरपीएन। उनको ही यहाँ पर दूसरे स्टेट्स में कहीं पे एलपीएन बोल देते हैं, लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स, कहीं पे आरपीएन, दोनों एक ही बात है। आरपीएन, ओके। एलपीएन एक ही है। फिर आती हैं हमारी रजिस्टर्ड नर्सेस, जो होती हैं डिग्री। हुँ, तो फिर आप अब आरपीएन्स का ज़्यादातर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस बेड साइड नर्सिंग में रहता है, जहाँ पर वो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसीजर्स और इन सब में रहते हैं। फिर जो हुँ, आरएन है, लाइक मैं लॉन्ग टर्म केयर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, वो थोड़ा-सा हमारा लीडरशिप रोल में आ जाती हैं। हुँ, हाँ, पर उनको आपको आरपीएन्स फ्लोर्स पर सही ठीक से काम तो कर रहे हैं, या फिर उन्हें किसी हुँ, चीज़ की हेल्प की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, शेड्यूलिंग कैसी है, सब लोग या फिर हायर उसमें कोई सपोज़ कोई गिर गया, तो उसका असेसमेंट करने के लिए किसी को सीज़र्स आ गए, तो उसके लिए आपको वहाँ होना चाहिए। लाइक हायर जो डिज़ीज़ कंडीशंस का असेसमेंट करने के लिए। तो हुँ। वहाँ पर आती हैं आरएन्स। सेम सेम यहाँ भी सेम ही है। हाँ, तो सो ऑलमोस्ट या अब यही है। अब अब एक और बात बताओ आपकी
मैं एक बात जो मुझे पता है कि हर स्टेट का आपके कनाडा में अलग सिस्टम है रजिस्ट्रेशन लेने का आरएन का। मैंने यस। नोवा स्कोशिया का देखा है प्रोसेस, पहले कुछ अलग था, अब आई थिंक वो बदल गया वो भी। हाँ, अब उन्होंने भी आई थिंक एनएनएएस के थ्रू कुछ जाना पड़ता है, पहले तो डायरेक्टली नोवा स्कोशिया से भी एनक्लेक्स हो जाता था। ओंटारियो का भी कुछ अलग है जैसे प्रोसेस। सबसे इजी कौन से स्टेट का रजिस्ट्रेशन है? आई थिंक एनएनएएस जो है वो अभी ज्यादा नहीं होता है कहीं किसी भी हम्म स्टेट में। एनएनएएस जो है वो एक तरीके से आप ओल्ड एज समझ लीजिए, वो प्रोसेस हो चुका है। तो अभी हम्म नोवा स्कोशिया का ही आप जो बोल रहे हो वो ही सबसे इजी प्रोसेस है। एल्बर्टा हम्म का इस टाइम पे बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आपके हम्म पास एक स्टेट का लाइसेंस है तो एल्बर्टा में सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाना है। आपको सिर्फ और अपना एजुकेशन और एजुकेशन क्रेडेंशियल्स उनको बताने हैं कि हमने यहाँ से ग्रेजुएशन कर रखी है, और आपको अब उसके अकॉर्डिंग आपका लाइसेंस मिल जाता है। तो हम्म एनएनए कंपल्सरी नहीं है किसी भी जगह के लिए करना। ओके। हाँ, आप कर सकते हो, वो भी एक मेथड है, बट वो बहुत हम्म एक्सपेंसिव मेथड है हम्म एनएनएस, और बहुत टाइम टेकिंग है। और हाँ फिर उसमें लेंथ। आपको ब्रिजिंग कोर्स भी, अगर वो कहेंगे नहीं भाई आपकी एजुकेशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको उसमें ब्रिजिंग कोर्स भी करने पड़ते हैं। तो हम्म एनएनएस जो है वो थोड़ा मैं अवॉइड करने चाहिए, आई वुड से। हम्म उसके बाद जो आप डायरेक्ट प्रोसेस करते हो वो थोड़ा इजी रहता है। तो आई थिंक एल्बर्टा, नोवा स्कोशिया ये अभी थोड़ा इजी चल रहा है। और एक और ये जैसे एक सवाल आता है, ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा होता है कि आपके पास पूरे ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन है, कहीं नहीं, भी आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर जॉब करो। अब अगर आप लगा लो आपके पास ओंटारियो का है, अल्बर्टा या नोवा स्कोशिया मूव होना चाहते हो, तो वहां का रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा आपको फिर? वहाँ पे आपको लाइसेंस अपना ट्रांसफर कराना पड़ेगा। करवा आप सकते हो मतलब, ये इट्स हाँ, नॉट दैट हार्ड। हार्ड, लेकिन आपको अपना लाइसेंस ट्रांसफर कराना पड़ता है। वो आपको पहले, जैसे मुझे ओंटारियो से अपने क्रेडेंशियल वहां भेजने पड़ेंगे कि ओके हम्म ये ओंटारियो में जा रहा है और भाई हमारा ऐसा है, ये सिस्टम है। तो हम्म वो उनको अप्रूव करेगा कि हाँ ये बंदा यहाँ पे रजिस्टर है। फिर वही आपका एक्सपीरियंस और ये सब कुछ वो मांगेंगे, और फिर आपको वो मिल जाता है। मुश्किल नहीं है इतना, बट हाँ, अगर मेरे पास ओंटारियो का लाइसेंस है मैं एल्बर्टा में काम नहीं कर सकती। यू नीड टू हैव द स्टेट। एल्बर्टा जैसे लाइसेंस आई थिंक इंडिया में भी सेम ही है, आप हरियाणा का रजिस्ट्रेशन फिर में भी तो कर आप सकते हैं काम, मतलब कर इम्पोर्टेंट लेते हैं, पर अगर आप देखो लीगल तो नहीं है ना। नहीं, लीगल भी नहीं है। और वो आपको आपके हॉस्पिटल वाले जोर भी देते हैं कि आपको ट्रांसफर तो हाँ, करानी ही है। ट्रांसफर करवाना चाहिए, वो हाँ। हाँ, अब चलो हम जैसे सब बात हुई, अब एक हर किसी के दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई पैसे कितने बनते हैं? हाँ, सबको और कुछ नहीं है, चाहे चाहे यहाँ 5,000 $50,000 $50,000 बन रहे होते हैं ना महीने के, और इंडिया में 1 लाख बन रहे होते हैं, वो इंडिया रह लेती है जनता। हाँ, पर अब एक थोड़ा अब आइडिया दे सको आपकी, एक लगा लो 3 साल का एक्सपीरियंस है। पहले तो एक क्वेश्चन है कि क्या आपका जो एम्स का एक्सपीरियंस था वो यहाँ काउंट हुआ, ऐड हुआ या नहीं हुआ? ऐड होता है। मैंने गलती करी, मैंने बताया ही नहीं। मैं बहुत नई थी, तो मुझे नहीं हम्म पता था कि वो इंडिया का एक्सपीरियंस भी काउंट करते हैं, इंटरनेशनल हम्म एक्सपीरियंस। तो मेरे हिसाब से मैं न्यू ग्रेड की तरह मैंने अप्लाई किया हर जगह, और मैंने नहीं बताया। तो अब मुझे ऐसा रियल, और अब मैं एक बार मैं एक उस पर आ चुकी हूँ एज अ न्यू आ गए अब। ग्रेड, तो हाँ, अब मैं चेंज नहीं करवा सकती उसको। लेकिन एक्सपीरियंस काउंट होता है, लिटरली काउंट होता है। उसके अकॉर्डिंग आपका पे भी चेंज होता है। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस बिल्कुल वेस्ट गया क्योंकि मैंने बताया ही नहीं। लेकिन आप है ना, आई एम नॉट श्योर कि होगा या नहीं, आप कभी हॉस्पिटल में ट्राई करो ना। जब कभी आप हॉस्पिटल में जाओ तो वहां आप ट्राई करना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है, अगर आप एज केयर या लॉन्ग टर्म केयर में कर रहे हो, वहां आपका कभी कभार काउंट ही नहीं करते हैं वो। हाँ, पर आप जैसे आप हॉस्पिटल में जा रहे हो और आप हॉस्पिटल में बता रहे हो देखो मेरे पास पहले इतना भी है मेरे पास, आप इसमें अगर ऐड कर सकते हो तो, अगर आपके साथ कभी हो तो ट्राई करना। या उससे ऑब्वियसली आपकी पे काफी बढ़ जाती है। और पे का बताओ फिर कितना, फ्रेशर का ही बता दो आप, तो फ्रेशर का क्या कितना आइडिया आइडिया एक मैं एस्टिमेट। एस्टिमेट, आप आईएनआर में पूछ रहे हैं? बता दीजिए आप। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आईएनआर में किसी को भी बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप हाँ, आईएनआर में आप पे तो देख लोगे, लेकिन आप आईएनआर में कैनेडियन खर्चा कैसे देखेंगे? नहीं वो तो वो एक और मैंने ना एक वीडियो डाली एक बार, उन्होंने मैंने बताया कि मैक्सिमम आप कितना कैसे बना सकते हो। उसमें मेरे नीचे काफी कमेंट है, भाई खर्चा बता, लेकिन
अभी मैंने आपसे ये तो पूछा ही नहीं था ना कि एम्स की आपके 1 लाख में से आपका खर्चा कितना हो रहा है? यार लेकिन आप समझ सकते हैं जैसे आप मैं कैनेडियन समझ रहा हूँ आपकी या बात। आप चलो कैनेडियन डॉलर्स में बता दो कि आप लेट्स टेक एन एग्जांपल आप एक आरएन के कितने डॉलर बना रहे हैं और उनका खर्चा कितना हो रहा है, उससे थोड़ा आइडिया आ जाता है। मैं आपको आईएनआर में ही बता देती हूँ। तो आईएनआर में इट इज अराउंड 3 to 3.5 lakhs पर मंथ जो आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स फ्रेशर अर्न करते हैं अगर टैक्स आप काट के टैक्स काट के। टैक्स काट के तो आप टैक्स मिला के 4-4.5 लाख के अराउंड पड़ता होगा। एग्जैक्टली लेकिन आपका डिपेंड करता है कि आप जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म केयर में करते हो तो आपका सैलरी थोड़ा सा कम होता है, हॉस्पिटल में करते हो तो फ्रेशर्स का सैलरी ज्यादा होता है। 4 लाख लगा लो आप उनका। हाँ, तो और पार्ट टाइम और फुल टाइम पोजीशन का भी डिफरेंस होता है। ये कैसे डिफरेंस क्या बता रहे हो आप इसमें ओके, फुल टाइम और तो पार्ट टाइम का? कनाडा में पोजीशंस होती हैं पार्ट टाइम, फुल टाइम, कैजुअल्स। कैजुअल, हाँ। या तो अगर आप पार्ट टाइम है तो जैसे मैं प्रेफर करती हूँ पार्ट टाइम पोजीशन पे काम करना, मुझे फुल टाइम मतलब ज्यादा करना पसंद नहीं है, तो बेटर कि मैं 2 पार्ट टाइम पोजीशंस करूँ। तो पार्ट टाइम में अब क्या होता है, मेरा जो अब अलग अलग है हर जगह, तो मेरे को 2 हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम पे जाना होता है, 14 डेज में हुँ। 4 डेज, हुँ, दैट्स इट। हुँ, हुँ। अब उसके बाद मेरी मर्जी है कि मैं शिफ्ट पिकअप करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ, मैं लाइक मैं 14 में से 10-10 या 8 दिन भी काम कर लेती हूँ 14 में से। लेकिन द थिंग इज अगर आप पार्ट टाइम में काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा सैलरी आप में ऑफ कोर्स आपको कम, आप घंटे कम कर रहे हो। अगर मैं 12-14 दिन में से 4 ही दिन कर रही हूँ और एक पार्ट टाइम है वो फुल टाइम है, वो 14 में से 10 दिन काम कर रहा है, हुँ, तो हुँ, उसकी उसकी सैलरी में बहुत डिफरेंस होता है। हुँ। सो पर ये है ना कि फिर आप एक जगह पार्ट टाइम 2 जगह पार्ट टाइम कर रहे हो या एक मैं ही जगह पार्ट टाइम? 2 जगह पार्ट टाइम कर रही थी। अभी हुँ। मैंने आपको बताया मैं 5 नौकरी छोड़ चुकी हूँ, तो अभी मैं सिर्फ एक जगह पार्ट टाइम ही काम कर रही हूँ। आप ही 5 नौकरियाँ छोड़ी क्यों हैं? यहाँ लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, आप 5-5 छोड़ रहे हो। तो इट्स अबाउट अपॉर्च्युनिटी। जिस जगह हाँ। पर अभी काम कर रही हूँ वो मेरी फर्स्ट जॉब थी और मैं लाइक अभी तक वहां पे टिकी हुई हूँ हुँ, क्योंकि वो हुँ, जगह बहुत अच्छी है। लाइक मुझे हुँ, एनवायरमेंट बहुत अच्छा लगा, वहां का काम हुँ, करने का तरीका थोड़ा सा वहां पे बेटर है। दूसरी हुँ। जगह जहाँ मैं काम किया तो कहीं पर रेसिज्म फेस करने को मिला, तो नहीं मन किया, छोड़ आए, नहीं करना। ये आपने है ना एक और नया टॉपिक दिया है मुझे, आपने अभी ये बोला है, अब तो इस पे बात करेंगे हम। चलो इससे पहले हम ये जान लेते हैं आपसे कि 3 साढ़े 3 लाख रुपए आपके महीने के बन रहे हैं एक नॉर्मल आरएन के फ्रेशर के, तो महीने का खर्चा कितना होगा? कनाडा में खर्चा कितना हो जाता है एक नॉर्मल सिंगल पर्सन का? आई नॉर्मल जो मतलब ज़्यादा यूँ खर्चीला भी ना हो, एवरेज उसको भई अपना आई थिंक 1 to 1.5 lakhs इन आईएनआर। हुँ, इन ओके। आईएनआर कि डिपेंड करता है कि ओके, सो मेरा थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि मेरा थोड़ा मेंटालिटी ऐसा है कि मैं शेयरिंग में घर लेके एक कमरे में 4-4 लोग रह रहे हैं, मैं नहीं रह सकती। तो हुँ, हुँ। मैंने अपने मतलब अपने हिसाब से कि मैं समझती हूँ स्टूडेंट्स और वर्क परमिट वालों के लिए थोड़ा सा लाइक नहीं क्या होता है राइट, उनकी या, स्टोरी या। डिफरेंट होती है, तो मैं उनको समझ सकती हूँ। तो मुझे ये हुँ, था कि भाई मेरे को थोड़ा सा ऐसे रहना है कि जहां पर मैं अपने अकॉर्डिंग जी पाऊं और खुले हुँ, खुले घर में रहो, वही अपने हरियाणा वाली आदत, तो वो चीज हाँ, मुझे थोड़ा है। तो मेरे को हुँ, मैंने सोचा मेरा खर्चा थोड़ा ज्यादा है क्योंकि मेरा रेंट बहुत ज्यादा है, हाँ। इसलिए। नहीं तो अगर आपका ऑलमोस्ट $500 रेंट में आप बहुत लाइक अगर आपके 2-3-4 लोग एक घर में है, 5 लोग एक घर में है, तो $500 आपका रेंट बनता है। अगर आपको हुँ, प्राइवेट देना है तो भी वो आपका 700 $750 आपका प्राइवेट रूम का रेंट बनता है। तो वो आपका खर्चा वहां कम हो जाता है। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट लेते हो या पूरा घर खुद लेते हो या 1-2 लोगों के साथ और भी लेते हो तो आपका वही खर्चा 700 से बढ़ के 1200 हो जाता है, हुँ, 1300 हो जाता है। तो वो हुँ, आपके हुँ, $400-500 है जो आप सेव कर सकते हो, चाहो तो आप वो कर सकते हैं, लाइक आपके हुँ। ऊपर है। सो हाँ, डिपेंड सही बात है आपकी। हाउ डू यू वांट टू लिव। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है। तो इस वजह से थोड़ा-सा एक्सपेंस में डिफरेंस है, नहीं तो इतना ही 1 डेढ़ लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं आता। हुँ, अब चलो जो पहले आपने पॉइंट बताया था रेसिज़्म वाला, अब रियलिटी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कनाडा में क्या सिचुएशन है? क्योंकि कनाडा में काफ़ी इंडियंस हैं। हाँ, आप देखो तो हर जगह आपको इंडियन से इंडियन मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी है।
हुँ। पर रेसिज्म का अगर आपके साथ कभी इफ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर, कैसा अगर कभी हुआ तो क्या हुआ और कितना है वैसे नॉर्मली जनरली कितना हो सकता है कि आप तो मेरे को मतलब मैंने जितनी भी जगह काम किया, एक तो रेसिज़्म जो है वो बहुत कम लोग होते हैं जो आपको मुँह पे दिखाएँगे कि वो रेसिस्ट हैं, राइट? कि वो कुछ बोलेंगे। हुँ। हाँ जी। कुछ लोग होते हैं जो होते हैं, उनके मन में होता है बट वो आपको मुँह से नहीं दिखाते। ये चीज़ इंटरनेशनल लोगों की बहुत अच्छी होती है, कि वो ये मुँह पे आपने है ना ऐसी बात बोल दी सही बताऊँ, मतलब बहुत कम लोग आपको भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये बात है ना बहुत कम लोग समझाएँगे आपको, पर जब आप यहाँ आके रहोगे ना, हाँ। तो आपको समझ में आएगी ये बात थोड़ी। एग्जैक्टली कि हुँ, सबको पे आपको सब थोड़े अच्छे लगते हैं लेकिन वही अगर आप इंडियन हो और लाइक हुँ, थोड़ा और थोड़ा सा कनाडा में रेसिज्म इसलिए भी है क्योंकि इंडियन बहुत ज्यादा हैं। हुँ, इस वजह से भी थोड़ा सा आपको फेस करने को मिलता है ज्यादा। तो मेरे साथ ज्यादा तो नहीं हुआ बट मैं एक जगह काम करती थी और वहां पर एक रेजिडेंट लाइक हुँ, एक पेशेंट वो उसके थ्रू मुझे थोड़ा-सा वो फेस करने को मिला और मैं ऐसा हो गया था कि मैं उसके रूम में जाना या मैं उसको मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना मैं बहुत घबराने लगी थी। क्योंकि मैं उस हुँ, टाइम यहाँ नई-नई आई थी कि भई वो बार-बार उस चीज़ पे टोकना और वहीं पे अगर कोई दूसरा साथ में है, कोई कैनेडियन है, तो शी वाज़ लाइक या शी इज़ नाइस, शी नोज़ द थिंग, शी डोंट नो इट, लाइक इस तरीके से। हुँ, एंड वो चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस लो करती हैं। फिर अब मैं उसके रूम में लाइक डरने लग गई थी एंड अगर आप उसको मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन तो यूँ ऐसे हाथ से छीनना एंड ये सब चीज़ें। तो वो मेरे से ज़्यादा दिन टॉलरेट नहीं हुआ और मैंने कहा ओके मैं नहीं कर सकती एंड क्योंकि ये चीज़ आपके ऊपर भी निर्भर कर रही है कि आप किसी को कितना वेलकम कर रहे हो। मैं वो सही चीज़ आज बात। तक नहीं कर पाई हैंडल। तो मुझे ऐसा था कि मैं नहीं कर सकती हूँ। आई विल बी लाइक मैं थोड़ा स्ट्रगल कर लूँगी, कम खा लेंगे हुँ, पर आराम से चैन से रहेंगे। मैंने वो जॉब छोड़ दिया बिकॉज़ वहाँ पर वो डेली का हो गया था। लाइक डेली हुँ। वो आपकी शक्ल देखते हैं फिर वो अलग सा बिहेव करते हैं, फिर वो 1-2 लोगों को और बोलेंगे, वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। सो बेटर कि उसको वहीं पर फुल स्टॉप लगा के अपनी लाइफ़ भी पीसफुली आप आगे बढ़ो। नहीं, आपने सही किया है ये। यहाँ पे भी होता है ऐसा है कि पेशेंट्स आपको यू ब्लडी इंडियन गो बैक टू योर कंट्री ये तो मुझे एंड सुनने को नहीं मिला अभी तक खैर। लाइक मैं जैसे मेंटल हेल्थ में करता हूँ, तो मेंटल हेल्थ में तो हाँ, थोड़ा अलग एग्ज़ैक्टली, एनवायरनमेंट होगा ना। एग्ज़ैक्टली तो आई अब उसमें ये उनको उनको यहाँ कौन बताएगी वही बात है, नो वन इज़ इमिग्रेंट या नो वन इज़ इल्लीगल ऑन स्टोलन लैंड एक कहावत है जैसे। एग्ज़ैक्टली। कनाडा कनाडा में भी कैनेडियंस अगर आप देखो तो जो हैं रियल कैनेडियंस या जो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा है कि एबोरिजिनल्स हैं जो ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस हैं हुँ, और हुँ। सभी यूके कनाडा इंडिया यूके यूरोप से आए हुए हैं तो वो लोग यूरोप हमें हाँ यूरोप से आए हुए सारे हर अमेरिका में भी यूरोप से पहुंचे हुए हैं एग्ज़ैक्टली। ठीक है तो वो लोग अब ये कहते हैं कि ओहो आप अपनी कंट्री में जाओ अरे भाई पहले तू निकल तो ये थोड़ा-सा है हाँ बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई मजबूर सबसे बड़ी चीज़ मेरे साथ ऐसा था, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि मैं वहाँ कंटिन्यू करूँ, ना हाँ मुझे ना व प पीआर का टेंशन था, ना ये किया तो मैं छोड़ सकती हूँ, अरे नहीं करनी, छोड़ आओ। हुँ, सो हुँ। ये चीज़ है। और हम चलो ये जैसे इस पे बात हुई अब लाइक यू आर फ्रॉम हरियाणा और हरियाणा में जो जब तक मैं अब तो चलो वापस काफ़ी अच्छा सुधार हो गया है। पर एक टाइम ऐसा था कि लड़कियों को बाहर ही जाने की पढ़ने की लाइक बड़े शहरों में इतना अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती थी। कुछ लाइक 20 साल पहले की बात कहूँगा भाई जो मैं देख रहा हूँ कहीं से तो बिल्कुल बैक मैं बिल्कुल हैं। समझ रही हूँ। हाँ, तो अब जैसे आप कनाडा आ गए हो, हाउ डू यू थिंक कि हाउ सेफ इट इज़? मेरा मेन ये रीज़न आपसे जानने का था कि मैं पहले भी सोच रहा था जब पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कि आपने एम्स दिल्ली में जॉब किया है, जो कि अगर आप देखो तो क्राइम रेट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। हुँ, हुँ। हैं, अब आप रात को 1 बजे एक लड़की का रोड पे निकलना सेफ नहीं समझता मैं तो, इंडिया एग्ज़ैक्ट में। अब कनाडा में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाउ सेफ इट इज़ फॉर अ फीमेल? अ, काफ़ी सेफ है। मतलब हुँ, मुझे अभी तक तो बहुत ज़्यादा सही लगा है यहाँ पर और आपने जो पहला पार्ट बोला कि हरियाणा में पहले लोग नहीं करते थे, तो लाइक मैं बोलूँगी मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे उस मामले में। हुँ, मैं दिल्ली में भी 3 साल मैंने एम्स दिल्ली जॉब की, मैं अकेले रही हूँ वहाँ पर, हुँ, अपना अलग से क्योंकि
ट्रैवल करना डेली ट्रेन से बिल्कुल फिजिबल नहीं था। तो वो चीज मेरे पेरेंट्स ने समझी और लाइक तो इतना वो नहीं था। लेकिन दिल्ली में जब आप रात को अगर आप कहीं सोचो कि चलो घूमने चले जाओ या कुछ कर लो, तो वो आपको एक डर लगता है, अच्छा ये ना हो, ये ना हो। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी, मैंने इतना ज़्यादा सेफ्टी यहाँ मतलब सेफ्टी कंसर्न्स फ़ील नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे 8 बजे सब बंद हो जाता है। तो जाओ ये अरे आपके 8 बजे तो बंद हो जाता है। जहाँ मैं स्पेशली जिस शहर में मैं रह रहा हूँ एडिलेड में, यहाँ 6 बजे दुकानें बंद हो जाती है शॉपिंग सेफ्टी, की। तो मुझे ये सेफ्टी कंसर्न्स का नहीं मतलब एक तो इतनी ठंड, कनाडा में बहुत ठंड है। दूसरी चीज़ हाँ, 8 बजे सब बंद हो जाता है। अगर आपकी छुट्टी भी हो तो आप दिन-दिन में ही निकलते हो। आपको टाइम ही नहीं है कि आप रात में कहाँ जाओ? हाँ। क्या करोगे? तो वो हाँ, तो सेफ्टी खाली रोडों पे तो क्या ही करोगे? ओके, आपके पास घूमने के लिए कुछ है, कभी-कभी आपको होता है कि अच्छा चलो कुछ पार्टीज़ हो रही, इतने यहाँ पे प्रोग्राम्स नहीं होते या कुछ ऐसा नहीं होता कि चलो यहाँ चले गए यहाँ। मैं टोरंटो में नहीं हूँ, तो मुझे वो चीज़ भी नहीं पता कि वो कैसा है, तो इसलिए हुँ। मैंने सेफ्टी कंसर्न्स फ़ील नहीं किए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अब मैं आपकी बात से बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, अच्छा, अब लाइक विल सम अप द पॉडकास्ट। अब अगर हमें कोई फ्रेश आरएन है या जो भी नर्सिंग कर रहा है वो हमें देख रहा है और वो फॉरेन में जाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में, आप उनको क्या कहना चाहोगे? एक छोटा-सा मैसेज आपकी तरफ से? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ट्राई करो। अगर आप आना चाहते हैं बाहर तो इतना वो नहीं है। और एक सबसे जो मैं फ़ोबिया है वो दूर करना चाहती हूँ, एनक्लेक्स मुश्किल नहीं है। मैं अगर हुँ, अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ, मुझे नॉरसेट ज़्यादा मुश्किल लगा था कंपैरेटिव टू एनक्लेक्स। दोनों हुँ, ही मेरे ऐसा नहीं है कि एक में मैंने कम मेहनत किया, एक में कम, दोनों ही मेरे फर्स्ट गो में हो गए थे क्लियर। बट नॉरसेट इज़ वे, वे मोर टफ देन एनक्लेक्स अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है आपके लिए डिफरेंट ओपिनियन हो, बट दोनों ही एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं। तो ये जो हुँ, फ़ोबिया मिथ है कि एनक्लेक्स तो होगा ही नहीं, हम एनक्लेक्स कैसे करेंगे? एनक्लेक्स बहुत आसान है, सिर्फ दिमाग का खेल है। वो आपको किताबी कीड़ा बनने की उसके लिए ज़रूरत नहीं होती। क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे आप क्वेश्चन्स वहाँ पर करते हो। तो अगर हुँ, आपने पेशेंट देखे हैं, आपके पास क्लिनिकल स्किल्स हैं, आप वो पेपर निकाल सकते हो। तो मैं यही कहूँगी कि ट्राई करो, और इतना मुश्किल नहीं है। और लाइक डू व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। नर्सिंग एक छोटी चीज़ नहीं है, और अगर आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा स्कोप ऑफ प्रैक्टिस कुछ ज़्यादा बड़ा अचीव करना है, तो यू शुड डेफिनिटली कम टू फॉरेन कंट्रीज, लाइक नॉट ओनली कनाडा, एनी कंट्री यू वांट। हुँ। अब आप आपसे लाइक मेरी का आई थिंक 1.5-2 साल पहले मेरी एक लाइक नर्स से बात हुई थी जो कि न्यूजीलैंड में है एंड शी केम फ्रॉम एम्स। आई एम ओके, नॉट श्योर आपने ऑनलाइन उनका क्या पता प्रोफाइल देखा हो, हर्षिता नाम है, नर्स इन डिलेमा नाम से है। मैंने अभी उनके साथ 2-4 दिन पहले ही एक पॉडकास्ट किया है। अच्छा, हाँ, तो उनसे मेरी जब बात हुई थी उस टाइम पे जब वो नए-नए आए थे, तो उनका भी यही कहना था कि मैं आई इसलिए हूँ ताकि मैं ग्रोथ के लिए आई हूँ। मेरी वही है, मैं वहाँ एसएनओ बन के रह जाती, उसके बाद आगे क्या था, कुछ भी नहीं था। एग्जैक्टली। और अब नॉट एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता वो क्या स्टडी कर रही हैं, वो पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट कर रही हैं न्यूजीलैंड में, आई थिंक ऑकलैंड में ही कहीं। तो आई थिंक भाई जिनको ऐसा लगता है कि हम एक जगह स्टक हो जाएंगे, या भाई मैं तो नर्सिंग ऑफिसर ही रह जाऊंगा या रह जाऊंगी सारी उम्र, तो आई थिंक फॉरेन में आपके पास काफी ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हैं, राइट। और जो हमें देख रहे हैं भाई, मैं उन्हें बताऊं कि कोमल का इंस्टाग्राम पेज है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन श्योरली डिस्कस विद हर। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इफ यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट दैट कोमल, आपके आपने क्यों शुरू किया और क्या आपका मेन फोकस है उसके बारे में कुछ बताना चाहो? मेरे चैनल के बारे में? हाँ जी। ओह! तो मेरा मेरे को टीचिंग का शुरू से ही शौक था। लाइक मेरे को बहुत हुँ, अच्छा लगता है पढ़ाना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जो कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, वो दूसरों को बताना, लाइक डिलीवरिंग ऑफ एजुकेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी वजह से ही मैंने अपना चैनल शुरू किया था, जो कि एम्स में जॉब लगने के बाद, क्योंकि मेरे को ये था कि मुझे करना है, बट मुझे उससे पहले ये था कि मैं खुद तो कुछ कर लूँ ताकि लोग वो देखें। नहीं तो देखेगा हुँ, कोई नहीं देखेगा। तो सही बात है। इसलिए मैंने वो चैनल शुरू किया। और उस चैनल पे मोस्टली जो है मैं एजुकेशनल वीडियोज़ ही डालती हूँ, जिससे मैं अपना
स्टोरीज डिलीवर कर सकूं, या फिर मैं लाइक उनको वो कॉन्सेप्ट्स, वो चीजें समझा सकूं। अब उसी के साथ साथ मुझे लाइक ऐसा लगने लगा कि अब जैसे मैं बाहर आई हूँ तो थोड़ी सी आरएन लाइफ भी मैं अपनी दिखा सकूं कि हुँ, कैसे कनाडा की रजिस्टर्ड नर्स की लाइफ होती है, जो कि मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाती क्योंकि मेरे से एजुकेशनल कंटेंट तो बन जाता है, लेकिन मेरे से ये लाइक व्लॉग टाइप नहीं बनता। मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या शूट करूं। रोज हुँ, ड्यूटी जा रहे हैं, रोज वही कर रहे हैं, तो अलग से क्या करूं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें वो होती हूँ। तो बेसिकली मेरा जो सिर्फ मोटिव था वो एजुकेशनल कंटेंट था। उसी के ही हुँ, थ्रू मैंने अपने नॉर्सेट के लिए बैचेस स्टार्ट किए, जिसमें मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए। तो वो हुँ, मैंने अपना अपना ही एक ऑनलाइन कोचिंग छोटा-सा वो शुरू किया था, जहाँ पर मेरे पास कुछ बच्चे आए, उनको मैंने नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करवाया। लेकिन कनाडा आने के बाद वो फिर से थोड़ा-सा कम हो गया क्योंकि यहाँ पर और वहाँ का टाइम शेड्यूल बिल्कुल मैच नहीं हुआ। तो वो हुँ, चीज़ जो है वो लैक करी है, तो अब मैंने सिर्फ यही सोचा है कि मैं जितना मेरे पास एजुकेशन है, मैं वो दूसरे लोगों तक डिलीवर कर सकूँ, वो कॉन्सेप्ट्स पहुँचा सकूँ। जिन्हें नहीं पता कि अच्छा हम ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, या ये कॉन्सेप्ट हम कैसे, ये क्या है। लाइक हुँ, मैंने हुँ, कभी भी पढ़ाई की है तो मैंने ऐसे नहीं किया अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है। मेरा हुँ, हमेशा डीप कॉन्सेप्ट वाइज तरीका रहा है चीजें करने का। तो इसीलिए बस वही डिलीवर करने के लिए मैंने अपना चैनल शुरू किया था, जो कि फिर मैंने चेंज किया। तो अभी वो दोबारा से छोटा सा चैनल है इनकलकेट नर्सिंग नाम से। हुँ, वो बड़े वाला चैनल हमें बंद करना पड़ा था सॉर्ट ऑफ रीजंस की वजह से। वो भी बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि अगर आप अलग होते हैं तो आप वो वहां से और मैं यहाँ से उसको नहीं चला सकते, राइट। जी, जी। इसीलिए फिर मैंने इनकलकेट नर्सिंग के नाम से चैनल बनाया। नहीं, मैंने आपके पहले भी वीडियो देखी थी और अब वाली भी देखता हूँ। मैं कहूँगा भाई, मैं आखिरी में लोगों को ये कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ किसी एक्स वाई जेड को देख के कि भाई ये ऐसे कह रहा है, उससे पूछो जो उस प्रोसेस के थ्रू गया है, जिसको जो मतलब कनाडा में है, मौजूद है, और जो कनाडा की आपको ग्राउंड रियलिटी बताता है भाई, आप इस स्टेट से, आपको इस प्रोविंस से आपको ये इशू आ सकता है, इस प्रोविंस से ये इशू आ सकता है। या मेरा ये पर्सनली हमेशा से मानना रहा है कि जो अब जैसे बात करने को हम कोई ट्यूशन पढ़ाता है जो इंडिया में बैठ के थोड़े कनाडा की फाइल लगाई है जिसने 2-4, उससे भी कर सकते थे। एग्जैक्टली। वो ये तो नहीं बता सकता ना कि भाई आपका इस स्टेट में ये इशू आएगा, आपको जॉब्स ऐसे मिल सकती है, जॉब्स यहाँ ऐसे नहीं मिल रही हैं। राइट। हाँ, तो कोमल, लास्ट में ये कहूँगा कि बहुत-बहुत थैंक यू, आपने टाइम दिया आपका। आई एम प्रिटी श्योर, देखो अगर मैं मेरी जगह मैं होता, अगर 5 साल 6 साल पहले मेरे को ऐसे-ऐसे पॉडकास्ट देखने को मिलते, तो मैं सही बताऊँ, मैं शुरू में गया कनाडा के लिए था, जब अपनी इंग्लिश की कोचिंग मतलब स्टार्ट की थी। उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि पीआर पहले आप डायरेक्ट ले सकते हो या एनक्लेक्स वाला ऐसा होता है। मैं तो इसमें आई थिंक ओंटारियो में कहीं सैनिका कॉलेज है कोई, वो उसमें पढ़ने के लिए आने वाला था कि उसमें आगे जाके पढ़ेंगे, पता ही नहीं था। तो ना पता ही। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन ऊपर से आप, लाइक बीइंग फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा में उस टाइम पे फॉरेन का इतना स्कोप भी नहीं था। पर अभी अब भी दोस्तों आप, मुझे यही पता है, अगर जब जो भी लाइक इंडियंस मुझसे पूछते हैं कि आप, उनका पहला क्वेश्चन सिर्फ यही होता है, आप स्टूडेंट पे हो, आप वर्क परमिट पे हो। किसी को नहीं पता, एंड जब मैं बताती हूँ तो वो लाइक डायरेक्ट पीआर कैसे, लाइक वो नहीं हुँ, पता, बहुत लोगों को नहीं पता, बट डायरेक्ट पीआर मिलती है। और अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास टाइम है एक्सपीरियंस लेने का, या आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको डायरेक्ट पीआर के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। हुँ। तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हो, इफ यू हैव स्टिल हैव एनी क्वेरी, या मैं प्रोफाइल कोमल का डिस्क्रिप्शन में दूँगा और कमेंट्स में भी होगा, प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट हर। तो चलो कोमल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर मिलते हैं। चलो दोस्तों, राम-राम। बाय।